हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 19 अगस्त और आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आज पता ही है आपको, और भारत में फेस्टिवल भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है आज। तो हम लोग अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं या सेंड कर देते हैं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर मान लीजिए गलती से अगर आपको नहीं मिल पाता है तो प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता। बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्या करता है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आप देखोगे, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो जिस भी कंट्री के साथ जो समझौताएं होती है, ठीक है, जो भी डील होता है उसको लेकर क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 ऐसे क्षेत्रों पे बात हो रहा है, 15 नए क्षेत्रों पे बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्यापार करेंगे, इन क्षेत्रों पे व्यापार करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन कौन सा यहाँ पे मुद्दा रहेगा, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ, जैसे कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, भारतीय निर्यातकों को कपड़ा, चमड़ा, ठीक है, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी, ठीक है, सहित 6,000 से अधिक क्षेत्रों पे ऑस्ट्रेलिया बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम और ऑस्ट्रेलिया जो आपस में अगर हम ट्रेड करेंगे, तो जो कस्टम वगैरह लगता है ना, जो भी टैक्स वगैरह लगता है, उसको कम कर दिया जाता है, रियायत दे दिया जाता है। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी में पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछा था, एक न्यूजीलैंड को लेकर और एक था शायद ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ठीक है, तो दोनों से जो इंपॉर्टेंट समझौता हुए थे तो वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए हम लोग को इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये है एडिटोरियल पेज का। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि अभी बरसात का मौसम आ गया है, गर्मी के बाद बरसात, आपको पता ही है कितना जो है भीषण गर्मी था। अब बारिश होगा तो हमें उससे राहत मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 2 टर्म याद रखिएगा, ला नीना। ला नीना क्या होता है? ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम में। तो ला नीना का जो प्रभाव जो होता है ना हमारे भारतीय मानसून पे क्या होता है, तो भारतीय मानसून पे जैसे कि मान लीजिए अपना प्यारा भारत है, ठीक है, तो ये हमारे मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय जो वर्षा जो होगा ना बेहतर होता है। ठीक है, सामान्य जो वर्षा होता है उससे बेहतर होता है हमारे जो है लालिना। ठीक है, तो हमारे जो मानसून है, भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, उस पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बारिश अच्छा होता है। तो जब बारिश अच्छा होगा तो हमारा क्या होगा, जो फसल का उत्पादन है वो बेहतर होगा। उससे क्या होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी मेंटेन होगा। फिर उससे हमारा क्या होगा, एक मार्केटिंग मिलेगा हमारा, ठीक है, मार्केट डेवलप होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा, किसानों का जो डबल इनकम फार्मिंग है उस पर बढ़ोतरी होगा। तो ये सब जो है सकारात्मक पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ला नीना याद रखिएगा, इसका पूछता है एग्जाम में कि ला नीना जो इफेक्ट है वो क्या होता है। तो इससे हमारे भारतीय मानसून पे क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक ये हो गया। आपको बता दें यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बरसात में आप देखोगे जैसे कि केरल वाला इलाका जो है, यहाँ पे केरल वाला इलाका में वहाँ पे भूस्खलन हो गया। फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे वहाँ पे बादल फट रहा है। ठीक है, कहीं कहीं और इलाका में देखेंगे वहाँ पर बाढ़ आ गया। ये सब जो चरम जो स्थिति देखने को मिल रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वाला कारण है। ठीक है, कारण याद रखिएगा, कारण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे चरम जो घटनाएं देखने को मिल रहा है, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, इसके पीछे जो है वनों का अंधाधुंध कटाई। जो हम लोग पेड़ पौधे हैं ना उसको अंधाधुंध काट दे रहे हैं। मुझे सड़क बनाना है, लेकिन पेड़ काटे हुए भी सड़क बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट बना रहे हैं तो पेड़ काट दे रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध जो विकास हो रहा है ना वो सही नहीं है, वो हमारे कहीं ना कहीं पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है और उसका प्रभाव आप देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये अंधाधुंध कटाई हो गया। नदियों में अवैध खनन, अब बालू माफिया लोग को आप देख ही रहे हैं, जहां भी नदी मिलता है वहां से बालू निकाल लेते हैं। तो वहां से क्या होता है, जो तालमेल होता है, जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, चरम सीमा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इससे हमारे मानसून को प्रभावित करता है। तो ये चीज आपको जानने को मिलेगा। ये आर्टिकल पढ़िएगा आपको। तो ज्योग्राफिकल वाला जितने भी जीएस पेपर होते हैं ना उसमें मेंस वाला क्वेश्चन में आपको ये सब यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं बाढ़ कुप्रबंधन को लेकर। अभी देखिए, आपको पता ही है कि बरसात में पानी पड़ेगा ही, पानी पड़ेगा तो वहाँ का जो म्यूनसिपालिटी का क्या कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि जो भी नाली है, सड़कें, उनको साफ सफाई मेंटेन करे, कि जो भी बारिश का पानी है तो रुके नहीं, वो शहरों में रुके नहीं, क्योंकि उससे यातायात प्रभावित होता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट होता है।
पानी को जो है कैसे स्टोर करना है, इसके लिए भी जो यहाँ पे रेन जो होता है हार्वेस्टिंग पे भी सालों साल बाद होता है, लेकिन वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपालिटी है, जो वहाँ की जनता है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। जब आपदा आता है तब इन तमाम चीज़ों पे बात करने लगती है। जब मैंने इस पूरा आर्टिकल को पढ़ा ना, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये देख लीजिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये याद रखिएगा, ये लोकसभा का कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये 1 साल के लिए बनता है, ठीक है, 1 साल के लिए बनता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो विपक्ष का कोई नेता होगा। जैसे अभी वर्तमान में कौन बने हैं, जो महासचिव है कांग्रेस के वेणुगोपाल, वो बने यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं। पैक का काम क्या है, जो कैग जो रिपोर्ट देती है ना, उसको क्या करती है, ऑडिट कर, उसका जांच करती है, ठीक है। पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें दोनों मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। जितना ही फैक्ट अभी बात किए ना हम लोग, ये सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं होता ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और आप सिलसिलेवार में पढ़ लीजिए, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए तो न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। आपके 50 से 60% क्वेश्चन तो न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाएंगे, क्लियर। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अगर आप लोग अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे सकारात्मक फीडबैक हो चाहे नकारात्मक हो, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर रेल के बारे में बात किया गया। अभी आपने देखा होगा कि मालगाड़ी जो है रेल के पटरी से उतर जा रहा है, 2 ट्रेन आपस में टकरा जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो घटना हो रहा है, बारंबारता हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी देखोगे हाल के दिनों में स्टेशन को तो खूब चमकाया जा रहा है, लेकिन जो पटरी है, जो रेल का पटरी है, उस पर काम बहुत कम किया जा रहा है। आपको पता है ना, जैसे कि अभी जब फेस्टिवल का मौसम आता है तो बहुत सारे जो है स्पेशल ट्रेन चला दिए जाते हैं ना। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो वहां पर भी ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन पटरियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब पटरी का भी एक सीमा होता है ना, इस पे एक लिमिटेड तक ही तो यहाँ पे वहन कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि पटरियों का जो सेहत है उस पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हाँ, कि रेल जो हादसा हो रहा है इसके पीछे कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, तो ये चीज पढ़िएगा, आपके आर्टिकल में समझ में आएगा। तो रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक कवच जो यहाँ पे मैकेनिज्म पे बात किया जा रहा है। कवच मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है काम करेगा, सेंसर पे बेस्ड रहेगा, ऑटोमेटिक काम करके दोनों ट्रेन रुक जाएंगे ताकि टकराव ना हो। तो ऐसा जो है पूरे रेलवे स्टेशन पे या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लागू करना है ना, पूरे रूट पे लागू करना है ना, लेकिन अभी तक इसे कुछ चुनिंदा रास्तों पे ही इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो इसी को पूरा लागू करने पे बात हो रहा है। इससे क्या होगा, तो रेल दुर्घटना है उस पर कमी आएंगी। जैसे देखते हैं कि जानवर, हाथी भी जो है ट्रेन से टकरा जाता है तो उससे दुर्घटनाएं हो जाती है, हाथियों को भी जान चला जाता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, कवच को, ठीक। अब आइए यहाँ पे, ये बहुत टॉपिक जो है ना बहुत गर्म हो रहा है, बहुत चर्चा का विषय बन रहा है। क्यों बन रहा है आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी लेटरल एंट्री के बारे में बात हो रहा है। अभी आप देख रहे हो ना, जितने भी जो सुप्रीम पोस्ट होते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट वाला, IAS IPS IFS है ना, तो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है कौन, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और वही जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, पदों पे। अब यहाँ पे लेटरल एंट्री के बारे में बात हो रहा है। तो इनका पे लेटरल एंट्री क्या होता है, एग्जाम वगैरह नहीं होगा, तो जो भी, ठीक है, जो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पे दे दिया जाएगा बिना एग्जाम के माध्यम से। तो इसमें आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मसला उठ रहा है। जो विपक्ष के जो लीडर है ये, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गया, ये BSP हो गया, ये कांग्रेस हो गया। कांग्रेस कब बना था, 1885 में बना था, याद रखिएगा। और समाजवादी पार्टी कब बना था, 1982 में बना है। और बहुजन समाज पार्टी कब बना है, 1984 में, आई थिंक। आप लोग इसको कंफर्म हो लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ दिया, 5 पार्टी का नाम दे दिया और 5 पार्टी का एस्टेब्लिश ईयर दे दिया। तो लोग जो जान रहे थे उन्होंने बनाया, जो लोग कंफ्यूज कर गए उनका गलत हो गया। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो यहाँ पे विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि अच्छा भैया, अगर आप डायरेक्ट आप एंट्री करवाओगे तो हमारा जो आरक्षण है, जो कि ST SC OBC, उनका जो है प्रतिनिधि कैसे मिलेगा? आप तो आरक्षण को ही हटा दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एग्जाम पहले यूपीएससी लेती थी, अब RSS के आप कहने पे काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का बहुत बड़ा हमला है यहाँ पे, क्योंकि भारत में जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे आपको जो है डेमोक्रेटिक हिसाब से चलना होगा। हालांकि अभी यहाँ पे विपक्ष ने यहाँ पे आरोप लगाया है, ठीक है, आरक्षण को यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है, तो ये सही नहीं है। लेकिन अभी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा लेटरल एंट्री को लेकर, यहाँ पर भी पक्ष में बात किए जाएंगे, अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, आज मैंने ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादा उतने खास टॉपिक दिए नहीं थे, बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक दिए हुए थे जो कि एग्जाम रिलेवेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था पिछले बार, फुल फॉर्म पूछ ले रहा है आजकल, ठीक है, जैसे एसएचजी का पूछ ले रहा है, इंडिया जो गठबंधन बन रहा है उसका पूछ रहा है आजकल, चैट जीपीटी का पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, आपको आंसर देना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखिए, ग्लोमेटिक नहीं, गाइड पार्टीशन नहीं, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और ये लास्ट में कोटेशन आप देख सकते हैं कि स्वयं को कार्य में लगाए रखें, ठीक है, अपने को काम में लगाए रखें। जीवन में बिना परिश्रम के कोई भी आपको सामर्थ्यवान नहीं बना सकता। अगर आपको सामर्थ्यवान बनना है तो आपको परिश्रम करना ही होगा, आपको हार्डवर्क करना ही होगा, आपको मेहनत करना ही होगा। चाहे भूमि कितना भी उर्वरा या फर्टिलिटी क्यों ना हो, अगर आप बात करें लैंड की बात करें, भूमि चाहे कितना भी फर्टिलिटी क्यों ना हो, अगर उसमें बिना खेती किए अच्छी फसल नहीं हो सकती, तो वहां पर आपको खेती करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा भूमि क्यों ना हो, वहां पर खेती करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना ही होगा। ये प्लेटो का कहना है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाटेशन है, अपने जीवन में उसको उतारना होगा हमें। चलिए, तो यहीं तक था आज का, और कल फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।